वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना एनालिसिस के आज के अंक में हम हमारा संविधान और कानूनी सुधारों वाला जो टॉपिक को लेकर नवंबर माह की जो विशेष योजना आई है उसके पहले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर आज के तारीख को देखें तो आज है 26 नवंबर और भारत के इतिहास में 26 नवंबर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आज से 75 वर्ष पहले 26 नवंबर 1949 को हम और आप भारत के लोगों ने हमारे अपने संविधान को बनाया था, अंगीकृत किया था और आत्मर्पित किया था। उसी के उपलक्ष्य में जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज 75वां संविधान दिवस है, उसकी आप सब लोगों को ढेर सारी बधाई। और चूंकि नवंबर माह में संविधान अपनाया गया था, इसीलिए योजना ने नवंबर माह की योजना का टॉपिक रखा हमारा संविधान और कानूनी सुधार। जैसे कि आपको पता है, हर माह के योजना को चूंकि ज़्यादा से 10, 12 या 8, 9 टॉपिक रहते हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार हम उन्हें पार्ट वर्क करके देखते हैं। इस पार्ट में हम हर बार की तरह पहले पार्ट में हमारा जो है एडिटोरियल रहता है, जिसमें उस विषय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा है टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के 75 वर्ष। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, आत्मर्पित किया गया था और तब से लेके आज एग्जैक्ट 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ऐसे में इस 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा को देखेंगे। इसमें कैसे कैसे संविधान में मूल्यों का विकास हुआ, कैसे कैसे विकास हुआ, कुछ एक प्रमुख संशोधनों को देखेंगे और इसमें कोर्ट ने कैसे, यानी जो संसद द्वारा व्याख्या की गई और माननीय न्यायपालिकाओं द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने न्याय निर्णय में कैसे संवैधानिक मूल्यों को विस्तारित किया गया, उसको भी इसमें हम समझेंगे। दूसरा है भारतीय संविधान का विकास, मतलब तीसरा टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के यूनिट का है भारतीय संविधान का विकास, संवैधानिक संशोधन। इसमें संविधान के विकास को संवैधानिक संशोधन के दृष्टि से देखेंगे। देखा जाए तो 106 संशोधन 75 वर्षों में हमारे संविधान में हो गया है, जबकि हमारे से बहुत पहले का अमेरिका संविधान उसमें 27 संशोधन हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान जो है कठोरता और कह सकते हो कि उसको लचीलापन दोनों का मिश्रण है। और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि समय के साथ हमारा संविधान समायोजित हो सके, क्योंकि डायसी का विचार एक रखा गया था जब संविधान सभा में इस पर डिस्कशन हो रहा था कि संविधान कितना कठोर हो, कितना लचीला हो। तो उसमें ये कहा गया था कि अगर चीज़ें कठोर होंगी तो वो समय के साथ अनुपयोगी हो जाएंगी। तो पहले पार्ट में हम इन तीनों को देखेंगे। दूसरे तीसरे पार्ट के बारे में भी बता दें। दूसरे पार्ट में हमारे संविधान के संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय वाले पहलू उसमें रहेंगे दूसरा पार्ट में। और उसमें भारतीय नागरिक न्याय संहिता वाला जो संशोधन हुआ है, इंडियन पेनल कोड के जगह जो भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, उसके बारे में डिटेल व्याख्या है। और तीसरे पार्ट में हम और भी विभिन्न जो है कानूनी जो सुधार हैं, 2-3 टॉपिक हैं, उसमें एआई को लेकर है, उसमें श्रम सुधारों को लेकर है और उसमें एक सामाजिक न्याय को लेकर है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट में ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। महीना स्पेशल है, दिन भी स्पेशल है। तो आइए शुरुआत करते हैं भारत की संवैधानिक यात्रा आधारभूत सुधारों की ओर। देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि संविधान इस जो है योजना के इस अंक में विभिन्न सारे जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताए कि 3 पार्ट में 3 तरह के टॉपिक रहेंगे, 8 टॉपिक हैं। तो उन्हीं के संक्षिप्त में ये बता रहा है, जैसे कि ये हमारा जीवंत लोकतंत्र के विकास का हमारा संविधान प्रेरक है, कानूनी सुधारों ने महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, न्यायिक सुधार और सामाजिक न्याय पर बल देने की आवश्यकता है। ये बता रहा है कि क्या हुई है और क्या होने की आवश्यकता है। अगर देखें तो परिचय के रूप में देखें तो देखिए, संविधान के बारे में एक मैं कहानी बताता हूँ। जैसे संविधान काफ़ी समय से चर्चा में रहा है। परिचय से जानने के पहले मैं अपना अनुभव बताता हूँ संविधान को लेके कि मैं क्या समझता हूँ। मैं फ़िलॉसफी का स्टूडेंट रहा हूँ और उसमें एक जैन दर्शन के बारे में कहावत है कि 5 अंधे एक्चुअल में एक हाथी के विभिन्न चीज़ों को देख के और उसके अनुसार हाथी की व्याख्या करते हैं। यानी जो उसके हाथी के पैर को छूता है वो कहता है हाथी खंबे जैसा है, जो पूंछ को छूता है हाथी झाड़ू जैसा है, जो पेट को छूता है हाथी जो है नाद जैसा है, जो कान को छूता है हाथी सूप जैसा है। इस तरह की चीज़ें कहते हैं। सभी सही कह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सत्य नहीं होता है। वैसे ही जो हमारा संविधान है ना,
इसमें सभी लोगों के अधिकारों की बात की गई है, सभी लोगों के अधिकारों को, सभी लोगों के भलाई की बात इसमें की गई है। और दुनिया के संविधान में जितनी भी अच्छी से अच्छी चीज़ें रही होंगी सब इसमें समायोजित कर ली गई हैं। और साथ ही में इसमें ऐसी बातें की गई है कि क्रिया प्रतिक्रिया करके विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो अच्छी से अच्छी चीज़ें रहती है उसमें डाला जा सकता है। लेकिन एक बात कि ज़्यादातर लोग संविधान को अपने फ़ायदे वाले चीज़ को तो लेकर व्याख्या करते हैं, जब उनके दूसरे के फ़ायदे वाले या दूसरे के अधिकारों वाली बात होती है तो वो उसे जो है, यानी जिसे आप कहते हो कि कर्तव्य और संवैधानिक ड्यूटी, एक तो मूल कर्तव्य है वो तो है ही है, एक संवैधानिक ड्यूटी। अगर हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम अपने फायदे की बात कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ये अधिकार और ये फायदे हमें दूसरों को भी देने हैं, जिसके लिए हमारे लिए कुछ चुनौतियां भी है। तो संविधान को सिर्फ अधिकारों के रूप में न समझ के उसके एक कह सकते हैं कि ब्रॉडर और कंप्लीट, एक पूर्ण उसमें समझने की कोशिश हम करेंगे 3 पार्ट में। और आपको भी करना चाहिए, तभी आप उस हाथी या हम कहें कि हमारे संविधान के बारे में सही ढंग से समझ सकते हैं। आइए परिचय के रूप में देखें तो देखिए, भारत का संविधान, इसके निर्माताओं कौन थे? इसके निर्माता अगर देखा जाए तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो हमारे पुरोधा रहे, जिन्होंने हमारे लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो थे। लेकिन अगर संविधान की उद्देशिका के रूप में देखें तो भारत के लोग, हम भारत के लोग ही तो इसके निर्माता हैं, जो हमने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो अपने पूर्वजों के माध्यम से हम इसमें करते हैं। तो उनकी जो दूरदर्शिता का ये जीवंत हमारा संविधान क्या है? प्रमाण है। यह शासन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक विकास की जटिलताओं और चुनौतियों के बीच राष्ट्र का मार्गदर्शन करते हुए समय के पर कसौटी पर खरा उतरा है और 75 सालों से लगातार ये खरा उतर रहा है। चुनौतियां बहुत आई हैं, लेकिन ये संविधान है जिसने उसके संविधान और उसके जो आधारभूत चीज़ें हैं उसने हमारे चुनौतियों से, ये हमारे सामने, हमारे व्यवस्था, शासनिक व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आई है उससे हमें बचाने की कोशिश की है। देखिए, सटीकता और लगन के साथ तैयार किया गया इस मूलभूत दस्तावेज के ने भारत की सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विरासत में विविधता से परिपूर्ण ताने बाने के साथ बुना है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को, सामाजिक न्याय और समानता को इसकी आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। तो ये क्या है कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, सामाजिक न्याय, समानता है इसकी क्या है? आधारशिला या इसके बेस के रूप में ये स्थापित करता है। और क्या करता है? ये जीवंत लोकतंत्र के विकास का प्रेरक है। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों, सामूहिक जिम्मेदारी, देखिए अधिकार के साथ साथ अगर व्यक्तिगत अधिकार है तो बाकी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है और उसमें आप भी शामिल है। कानून के शासन, यानी कि कानून शासक है, शासक नहीं, व्यक्ति नहीं, क्या उन व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति कानून के शासन के अंतर्गत है। और ये कानून के शासन में अल्टीमेट कानून का शासन, अल्टीमेट जो कानून क्या है? हमारे संविधान के तहत हर व्यक्ति गाइडेड है। और इस तरह से भारत अपने अद्वितीय परिपेक्ष पथ पर आगे बढ़ने में सक्षम बना हुआ है। ये एक जीवंत है, लचीला है, गतिशील लोकतंत्र के लिए उभरा है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जो है हमारे लिए ये दृढ़ करने की बात करता है। कानूनी सुधारों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। देखिए, इसमें भारत में न्याय, समानता, नागरिक सशक्तिकरण के सिद्धांत में कई सारे काम किए गए हैं। जैसे कुछ सुधारों के, सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया है जो लोगों को सूचित होने का अधिकार देता है। ये वस्तु एवं सेवा कर एवं दिवालियापन संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता आई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है। तो ये कुछ जो अधिनियम आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नागरिक अधिकारों या हमारे अधिकारों या कानूनी पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए लाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है जो एजुकेशन को नवीन परिस्थितियों के अनुसार लाने की बात की गई है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 लाया है, जो अभी हम डिजिटल मानव या डिजिटल लोकतंत्र या कह सकते हैं नेटिजन की अवधारणा है, सिटीजन्स की जगह जो नेटिजन वाली अवधारणा है, उसमें भी लोकतांत्रिक मूल्यों, समानता और कह सकते हो कि उसकी चुनौतियों से निपटने के लिए हमने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम लाया है। तो ये कई सारे ऐसे पहलू हैं, यानी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कानूनी स्तर पर भी बहुत सारे काम हुए हैं जो हमारे लोकतंत्र को, हमारे अपने व्यवस्था को और हमारे लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों को मजबूत कर रहे हैं। न्यायिक सुधारों और सामाजिक न्याय पर बल देने की आवश्यकता है। ये अपने एडिटोरियल भाग में ये योजना के एडिटर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे ठीक ठाक चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई। जैसे न्यायपालिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देरी और न्याय हेतु में लंबित मामले। और कहा जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिलाई।
यानी अगर न्याय में देरी हो रही है तो न्याय एक तरह से उससे छीना जा रहा है। तो ये बात है जो कहीं ना कहीं आम नागरिकों के न्याय तक पहुंच में बाधा डाल रही है। इस अंतर को और इसमें सुधार की ज़रूरत है और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों में असमानताओं को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय को एक ठोस वास्तविकता बनाने की ज़रूरत अभी बनी हुई है। तो ये एडिटोरियल में हमने समझा कि हमारे संविधान में क्या मूल्य हैं, क्या आदर्श हैं, क्या कानून के स्तर पे क्या भारत में पिछले 75 सालों में हुए हैं और क्या अभी और किया जाना बाकी है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पहला टॉपिक कि हमारे भारतीय संविधान के 75 वर्ष गरिमापूर्ण यात्रा। इसमें अगर हम देखें तो संविधान की हमारी विकास प्रक्रिया देखा जाए तो वैसे तो दिसंबर 1946 के बाद जो है जब हमारी संविधान सभा बनी तो व्यवस्थित रूप से तब से बना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी जो हमें अनुभव मिले हैं, जो हमें सीख मिली है और कुछ जो एक्ट्स रहे हैं खासतौर से 1909, 1919 और 1935, इन सारी चीज़ों ने भी हमारे संविधान को जो है इनरीच करने में मदद की है। तो 75 वर्ष फिर इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे संविधान में 75 वर्षों की झांकी में देखा जाए तो बहुत सारे संवैधानिक संशोधन हुए हैं। संविधान सभा की कार्रवाइयों में देखा जाए तो 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को उसको वहाँ पे लागू किया जाना माना जाता है, जिस दिन से गणतंत्र माना जाता है। संविधान में विभिन्न मूल्यों की उपस्थिति है और उसका विकास हुआ है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यानी समय के साथ साथ इसमें बदलने की भी यानी परिवर्तन करने की भी स्थितियाँ इसमें उपलब्ध है और इसके साथ साथ न्यायिक व्याख्या के क्रम में भी मौलिक अधिकारों एवं का विस्तार हुआ है। देखिए, हम जब भी संविधान को पढ़ें और थोड़ा सा गहराई से पढ़ेंगे तो संविधान को समझने के लिए जो हमारे संविधान में ही व्यवस्था की गई है वो ये है कि संविधान में जो कुछ लिखा है वह और जो कुछ परंपरा में है वह, और अगर कहीं विवाद होता है तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो उसकी व्याख्या करती हैं वो व्याख्या हमारे लिए मान्य है। यानी कि संविधान को पूरी तरह से समझने में संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ परंपराओं को भी समझना पड़ता है और जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उनको भी हम समझते हैं और इस तरीके से हमारे संविधान की हमारी दृष्टि पूर्ण होती है। तो केवल संविधान में लिखे प्रावधानों के आधार पर आप नहीं समझ सकते हैं, आपको न्यायपालिका के द्वारा उसकी कितनी व्याख्या की गई है, कितनी संकीर्ण से लेकर ब्रॉडर, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, परिचय के रूप में देखें तो भारत अपने संविधान के 75वें वर्ष पूर्व का पर्व मना रहा है। आज 26 नवंबर 2024 का दिन है। एग्जैक्ट आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन हम इसे पढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसे में मूल आधारभूत दस्तावेज की उल्लेखनीय यात्रा और इसने देश को जो स्वरूप प्रदान किया है उसको बिंबित करना या उसको जानना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया भारत का संविधान देश के विविधतापूर्ण और गतिशील समाज का जो है विविधाई दस्तावेज है। इसने हमारे अंदर न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को समाहित किया है। संविधान की यात्रा न केवल प्रशासन के बारे में अपितु लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों का विकास, चुनौतियों से निपटने में इसके लचीलापन और समग्र विकास के अथक प्रयासों का ये हमारा जो है संविधान प्रतीक है। अगर हम इसके देखें कि 75 वर्षों की इसकी झांकी देख लिया जाए तो भारत का संविधान का जो इकोसिस्टम रहा है, जहां से इसको बनाने की प्रेरणा मिली है, उसके पहले की स्थिति देखा जाए तो औपनिवेशिक शासन का दमन चक्र रहा है। उसके लिए संघर्षपूर्ण संग्राम किए हैं और उसने जो हमें उसके दौरान जो हमने सीखा है, हमारी जो पुरानी पीढ़ियां थी, जो हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने संविधान सभा में बैठ के सीखा, उसमें से अधिकांश इसी उपनिवेशिक शासन के दमन चक्र कैसे लड़ने के लिए जो है संघर्षपूर्ण उन्होंने संग्राम किया था। और इसमें देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे दूरदर्शी नेताओं की अगुवाई वाली मसौदा समिति ने ऐसा दस्तावेज बनाने पर बल दिया जिसमें भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति और भाषाई धार्मिक छवि की स्पष्ट झलक समाहित हो। यानी कि इसमें यह ध्यान रखना है कि भारत की जो संस्कृति है, जो विविधता है, उसको हमारा संविधान परिलक्षित करने की कोशिश करता है। संविधान सभा में व्यापक बहस हुई थी, चर्चाएं हुई थी, विमर्श बैठकें हुई थी। इसके बाद इसको सशक्त विधायी स्वरूप को अंतिम रूप दिया गया है ताकि
ये दिख जाए कि लोकतंत्र सशक्त हो और लोगों के निजी अधिकार भी इसमें सुसज्जित रहो। ये नहीं कि जल्दबाजी में, हमने बहुत सारा संघर्ष किया, लेकिन जब हमें संविधान बनाना पड़ा तो हमने पर्याप्त रूप से हर चीज़ों पे चर्चा, छोटी बड़ी चीज़ों पर विधिवत चर्चा की, ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रहो और हमारा लोकतंत्र भी सशक्त हो। इसे हमने न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावनाओं के प्रति दृढ़ संकल्प किया था। इन मूल्यों ने समय समय पर कसौटी पर गुजरना पड़ा, लेकिन संविधान हर स्थिति में सर्वोपरि सिद्ध हुआ है। समय और परिस्थितियों के अनुसार ढलकर इसने बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश के अनुरूप दिशा प्रदान की है और मौलिक अधिकारों को हर प्रकार से रक्षक ये बना हुआ है। सभ्य समाज के संगठन में संवैधानिक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करने में अहम भूमिका भी अदा की। जो हमारा सभ्य समाज है, एनजीओज है या बहुत सारे संगठन है, उसने भी इसमें भूमिका अदा की है। जैसे मानवाधिकार, पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक न्याय के लिए, कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाने के लिए, ये सारा भारत का जो सशक्त और सभ्य ऊर्जावान सभ्य समाज है, इसने भी पहल की है और संविधान के जो विकास में है इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान में विविध मतों और जीवन शैलियों को मान्यता दी गई थी तथा सांस्कृतिक और भाषाई अधिकार प्रदान किए गए थे। इसी तरह से गत 75 वर्षों में विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, मतों का हमारा संविधान जो है खूबसूरत दस्ता है, जिसमें देश का सामाजिक ढांचा सशक्त और समृद्ध हुआ है। हालांकि इसमें चुनौतियां भी आती रही है। 70 के दशक में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर हुए कुठाराघात से लेकर संघवाद और धर्मनिरपेक्षता पर चल रही बहसों तक संविधान अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, परंतु निश्चय ही हमारे संविधान में सहनशक्ति और लचीलेपन के साथ हालात का सामना किया है। वही हमारे संविधान की सबसे मजबूत कड़ी है कि वो एक सशक्त भी है और लचीलापन भी है। उसके कुछ मूल्य हैं जिसे वो बनाए रखता है और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरत परिवर्तन के समय वो अपने आप को परिवर्तित भी कर लेता है। ये समाज के लिए भी है, ये किसी व्यक्ति के लिए भी है और ये संविधान के लिए भी उतना सत्य है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही कड़ा रहेगा कि नहीं हम बिल्कुल ही नहीं बदलेंगे, तो वो टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और बिल्कुल इतना ही रहे कि जब भी यह बदल जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति के लिए भी कहा होता है कि अपने आंतरिक मूल्यों, जो मूल्य वैल्यूज होती है, उसको लेकर आपको दृढ़ होना चाहिए, बाकी चीज़ों को लेकर समायोजित होना चाहिए, ताकि आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके। ये चीज़ हमारे संविधान में भी दिखाई देती है उसके 75 वर्षों की विकास यात्रा में। ऐतिहासिक यात्रा में देखा जाए तो भारतीय संविधान का निर्माण क्रांतिकारी बदलाव वाली प्रक्रिया में हुआ था। महत्वपूर्ण घटनाओं में आप देख ही रहे हैं कि कई सारा चीज़ हुआ था। ये यात्रा भारत सरकार अधिनियम 1935 से बेसिकली रूप से शुरू हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इसमें से जो अधिनियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका 65% हिस्सा जो है, हमारे संविधान का 65% हिस्सा जो है इसी से आया था। इसके अंतर जो संघीय ढांचा था उसको लिया गया, संवैधानिक शासन व्यवस्था को लिया गया। तो ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। साथ ही में सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता की बढ़ती की मांग के रूप में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान शुरू किया था और इसी के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन करने के बाद उसकी पहली का बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उसमें एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है जो बाद में हमारी उद्देशिका के रूप में सामने आई। इसमें बातें कही गई उद्देश्य प्रस्ताव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व पर बल देने वाले मूल लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और मसौदा तैयार करने की समूची प्रक्रिया में इन लक्ष्यों को मार्गदर्शक के रूप में देखना था। एक ध्रुव तारे के रूप में ये हमारे लिए दिशा, हमारे मतलब संविधान निर्माताओं के लिए ये उद्देश्य प्रस्ताव में बड़े ये शब्द दिशा देते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति ने 1947 में इन आदर्शों और सिद्धांतों को व्यापक रूप से कानूनी जो है रूप देने के लिए जो है इनकी मसौदा समिति गठित की गई थी। और इसके बाद जो विभिन्न तरह के भूमिका देखी, जैसे न्यायपालिका की भूमिका क्या हो, सरकार का गठन क्या हो, उसका स्वरूप क्या हो, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या हो, इस पर खूब बहस हुई। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और समग्रता की भावना को पूरी तरह से ये वचनबद्ध किया गया और संविधान सभा में औपनिवेशिक शासन से उपजे ऐतिहासिक अन्याय, जो अन्याय हमने झेला था, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, उन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्गों की आशा अपेक्षाओं में संतुलन बनाते हुए पूरी लगन और निष्ठा के साथ संविधान की रचना करने की कोशिश हमारे संविधान सभा ने की। संविधान को अपनाया जाना 26 नवंबर 1904 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया और हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान विधिवत रूप से लागू किया गया था और इसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में
बनाया जाता है। अगर हम देखें कि संविधान में विभिन्न मूल्यों की उपस्थिति और उनका विकास कैसे हुआ, तो देखिए संविधान के प्रमुख घटकों में जो शामिल है, लोगों की व्यक्तिगत सुरक्षा, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण की गारंटी देने वाले मौलिक अधिकार और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में राज्य या सरकार के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये क्या हैं? एक व्यक्तिगत सुरक्षा, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण से जुड़ा हुआ मौलिक अधिकार, ये व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार हैं, और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने की दिशा में राज्य को जो नीति निर्देशक तत्व निर्देश दे रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से संवैधानिक मूल्य हैं। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सामाजिक समानता के प्रति भी संविधान की वचनबद्धता पर जोर दिया गया है। और आज क्या बल्कि 2 दिन पहले, आज यानी कल या परसों जो है सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्णय दिया था, जब मामला हो रहा था कि उद्देशिका में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द की, तो उसमें समाजवाद की व्याख्या करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा समाजवाद जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो हमारे यहाँ वेलफेयर स्टेट की कल्याणकारी अवधारणा है, यानी जो ये पहलू है ना, इन्हीं को बढ़ावा देने की बात कहता है। और ये जोड़ा जाना कोई गलत नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में यानी किसी समाजवादी व्यवस्था की बात नहीं करता है। जो ये सारे मूल्य हैं ना, व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक सामाजिक न्याय पहलू, वेलफेयर स्टेट, लोगों की भलाई, सशक्तिकरण, ये सारे पहलू हमारे समाजवादी व्यवस्था, हमारे समाजवादी मूल्यों में शामिल हो जाते हैं। समाजवादी व्यवस्था न कह के हमारे संविधान के समाजवादी मूल्यों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए संविधान सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता के अनुरूप जो है, अब हमारा संविधान ढलने में सक्षम है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत किससे बोलते हैं? जीवंत वो है जो जीवित है। जीवित जो व्यक्ति होता है वो गतिशील होता है। उसमें कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति शांत हो जाता है, यानी वो एक तरह से व्यक्ति उसमें विकास नहीं होता है या शांत हो जाता है, वह मृत हो जाता है। तो हमारा संविधान जीवंत है। इसमें देखा जाए तो पहला संशोधन 1951 में ही हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अपनाया गया था, और पहला संशोधन 1951 में हो गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता और अधिकारों की अधिक स्पष्टता की गई थी, और इससे ये सिद्ध हो गया कि हमारा संविधान जीवंत दस्तावेज है, निश्चेष्ट या मरा हुआ नहीं है। बाद के दशकों में अनेक संशोधन किए गए, 106 संशोधन हो गया है। प्रत्येक संशोधन स्त्री पुरुष समानता, आर्थिक असमानता, भेदभाव, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं जैसे सामाजिक मुद्दों को निपटने के लिए संविधान के महत्व की व्याख्या करता है। और सिर्फ संशोधन ही नहीं हुए 106, न्यायपालिका ने भी अभी अपनी जो है विभिन्न सकारात्मक व्याख्या के द्वारा हमारे संविधान को ताकत देने की कोशिश की, उसको मजबूत करने की कोशिश की, और लोगों के अधिकारों को सकारात्मक रूप से बढ़ावा देने की भी कोशिश की है। अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के बारे में कई जोरदार बहसों में भी इसे लचीला बनाने पर चर्चा हुई थी। संविधान सभा की बहसों में एबी डाइसी के शब्द हैं, संविधान का अपरिवर्तनीय या कड़ा होना ही उसके भयंकर विनाश या अंत का कारण बनता है। क्योंकि देखिए, अंततः संविधान कौन बनाता है? संविधान के लोग जो देश होता है उसके लोगों के लिए होता है, उसके लोग ही बनाते हैं। अब आपने ऐसा संविधान बना दिया जो लोगों के परिवर्तित परिस्थितियों के आधार पर उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेंगे? उस संविधान को ही वो क्या कर देंगे? छिन्न भिन्न कर देंगे। तो संविधान ऐसा होना चाहिए कि कुछ उसमें परिवर्तन की गुंजाइश रहनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसमें जो है व्यवस्था चेंज आदि कर सके, ताकि वह रिलेवेंट बना रहे, समयानुकूल बना रहे। भारतीय संविधान में समय के साथ किए गए संशोधनों से संविधान निर्माताओं के संवैधानिक आदर्शों के अहम में बदलाव किए गए हैं। मौलिक अधिकारों, राजनिदेशक सिद्धांतों, मौलिक दायित्वों, 7वीं अनुसूची, आपातकालीन प्रावधानों, राज्य पुनर्गठन, भाषा, चुनाव और प्रस्तावना जैसे महत्वपूर्ण विषयों में ये चीज़ें परिलक्षित होता है। देखा जाए तो अमेरिकी संविधान में अभी तक कुल 27 बार संशोधन हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान कुल 8 बार संशोधन किया गया है, और भारत के संविधान में 106 बार संशोधन किए जा चुके हैं, यानी 100 से अधिक बार, यानी 106 बार किए गए हैं संविधान संशोधन। विधेयक तो कई आए हैं, लेकिन 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये बताता है कि हमारा संविधान अपने अंतर्निहित के बल पर इन वर्षों में हुए संशोधनों को समायोजित करने के लिए, समाहित करने के लिए तैयार है, और मूल आदर्शों और मूल्यों के मामले में बिना कोई समझौता किए सजगता से जो है इसने अपना लिया है क्या? परिवर्तनों को। न्यायिक व्याख्या के क्रम में मौलिक अधिकारों का विस्तार कैसे हुआ है? जैसे हमने कहा ना कि अभी न्यायपालिका की भी व्याख्या के क्रम में हमारे संविधान का विस्तार हुआ है, ठीक है? तो देखिए कैसे हुआ है। देखिए, न्यायपालिका ने संविधान को परिभाषित करने
और गत वर्षों में इसका दायरा बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। ये ऐसा नहीं कि न्यायपालिका ने स्वतः से कार्य कर लिया, ये कार्य माननीय हमारे संविधान ने हमारे न्यायपालिका को स्वतः दिया है कि वो संविधान की व्याख्या कर सके संवैधानिक पीठ के जरिए। तो वह विभिन्न अपने निर्णयों में अनेक बार ऐसी व्याख्या की है जिसने संविधान को संरक्षित रखने के लिए और उसको समयानुकूल बनाने के लिए कोशिश की। उसमें से कई सारे इन्होंने अधिकारों को भी व्याख्या किया है। देखिए, न्यायपालिका के संवैधानिक व्याख्या की गतिशील प्रकृति ने, डायनेमिक प्रकृति ने से ही उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को जानने समझने में सफलता मिली और संविधान जीवंत दस्तावेज का रूप ले सका जो समसामयिक मूल्यों के अनुरूप बदलाव अपना लेता है। अनेक ऐतिहासिक फैसले से वंचित एवं उपेक्षित समुदायों के अधिकारों, स्त्री पुरुष समानता और सुनिश्चित पर्यावरण सुरक्षा को मदद मिली है। जैसे मान्यता मिली है, जैसे देखें मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का ये प्रसिद्ध वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 1 की बड़ा विस्तारित ब्रॉडर व्याख्या की है और इसमें कहा है कि जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस देता है। लेकिन इसकी व्याख्या उसमें कहा गया कि जीवन के जीने के अधिकार में केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान पूर्वक जीने की बात की गई है। इसमें मौलिक अधिकारों का भाव समझने का विस्तार कर दिया। इसी के साथ अनेक अधिकार शामिल हो गए। अब जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का भी बन गए, जैसे निजता का अधिकार, ये भी अभियुक्त का सुनवाई जल्दी करने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, अत्याचार के विरुद्ध अधिकार, अवैध हिरासत, प्रदूषण सहित वातावरण का विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, रेहड़ी पटरी वालों का अधिकार, अभी तो जो आया है कि इच्छा मृत्यु वाला अधिकार। तो ये सारी पहलू जो है अनुच्छेद 21 की इसी व्याख्या के क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। निजता का अधिकार को भी इसी के तहत माना गया है कि ये अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को मिले हुए वो अधिकार है। पर्यावरण जो है, पर्यावरण स्वस्थ पर्यावरण अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। अभी विभिन्न सारी पर्यावरण के संदर्भ में व्याख्याएं हो रही है, जो दिल्ली में प्रदूषण का मामला चल रहा। तो ये सारी चीज़ें यही मेनका गांधी बनाम भारत सरकार द्वारा जो 1978 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की जो ब्रॉडर व्याख्या की थी उसके तहत इन अधिकारों का विस्तार हुआ है। महिलाओं के कार्यस्थल में सुरक्षा के अधिकार, देखिए हमारे यहाँ पे तीन मौलिक अधिकारों को ट्राइंगल को वो माना जाता है, मौलिक अधिकारों का बेसिस ट्राइंगल है। 14 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 14, 19 और 21। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1977 मामले में उच्च न्यायालय ने कार्यस्थल में यौन प्रताड़ना को रोकने के लिए दिशा निर्देश दिया और यह माना गया कि यह 14, 19 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का हनन होगा अगर यौन शोषण कार्यस्थल पे होता है। इसी तरह से नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार वाद 2018, इसमें धारा 377 जो वो था समलैंगिकता वाला, उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने जो LGBTQ जो है, जो समुदाय है, उनके लिए भी, उनके अधिकारों के प्रति भी जनसाधारण में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की है। इसी के तहत अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार को भी शामिल कर लिया। 2017 में न्यायमूर्ति KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघवाद में ये माना गया कि निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इस डिजिटल युग में डेटा संरक्षण और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के संबंध में इस निर्णय का खासा जो है प्रभाव है कि लोगों के निजता के अधिकार को संरक्षित किया जाना चाहिए। तो निष्कर्ष में देखा जाए तो भारतीय संविधान आशा की किरण बनकर देश को परीक्षा की घड़ी और सफलताओं के बीच समान रूप से मार्गदर्शन करता रहा है। 75 वर्ष की यात्रा केवल लोकतंत्र की मूल भावना और न्याय के लिए अनथक प्रयासों की ही महागाथा है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ समारोह मनाने का अवसर मात्र नहीं है, बल्कि यह कार्यशील होने का भी आह्वान है। लोगों को, समुदायों को उनके संवैधानिक अधिकारों का दावा करने की बात, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक सहयोग करने के लिए और योग्य देश को इस योग्य बनाने के उद्देश्य से शिक्षित बनाना और संवैधानिक रूप से जागरूक करने का हमारा कर्तव्य भी है। ये चीज़ें ये बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि भारत ऐसे महत्वपूर्ण ठहराव पर खड़ा है जहां संविधान में निर्दिष्ट सिद्धांतों के प्रति हमें अपनी निष्ठा की पुष्टि करने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करके उसका उत्थान किया जा सके। ये यात्रा जारी है। संविधान के सिद्धांतों में भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। यह गौरवपूर्ण यात्रा सामूहिक प्रयास है जिसके लिए न्याय संगत, समानताधारी समाज की स्थापना के प्रति निष्ठा, समर्पण, पूर्ण विश्वास की आवश्यकता है। अंत में वही कहानी, हाथी और अंधे वाली, कि सब संविधान को अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन वो एक एकांगी है।
हमें संविधान के समाज एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है कि संविधान सभी के लिए, भारत में जितने वर्ग हैं उन सब के लिए कुछ अधिकार देता है, तो कुछ दायित्व की बात करता है। वो सामाजिक दायित्व या सामूहिक दायित्व के रूप में आता है। जैसे एक उंगली को आप अधिकार दोगे तो 4 उंगली उसको मजबूत करेगी, और यही चीज़ हर उंगली के लिए होती है। ये बात समझने की ज़रूरत है, तभी हम सही माने में आज जो स्वतंत्रता दिवस है उसके मूल्यों को हम समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, अभी तक हमने देखा कि उसमें क्या मूल्यात्मक विकास हुआ और कैसे न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या करके उसमें विस्तार किया। इसमें हम संवैधानिक संशोधनों के जरिए क्या होता है, कैसे संशोधन हो सकते हैं, क्या संशोधनों का विकास हुआ है, कैसे हम 1 से लेकर 106 संशोधन तक पहुँचे हैं, सारे नहीं लेकिन उसमें जो संविधान में को आधारभूत देने वाले, यानी जो संविधान में परिवर्तन लाने वाले, या कह सकते हो कि मूल्य देने वाले जो कुछ संशोधन हुए हैं या जो न्यायिक व्याख्याएं हुई हैं, उनको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखें तो कानूनी विशेषज्ञों और अनुभवी राजनेताओं के एक समूह द्वारा तैयार किया गया हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ कहा जाता है, जो न केवल शासन की विस्तृत प्रशासनिक मशीनरी की गारंटी देता है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का भी चार्टर है। यह भारत के शासन के लिए मौलिक कानूनों को निर्धारित करता है वाला एक कानूनी दस्तावेज है, बल्कि एक जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। इस दस्तावेज ने भारतीय लोगों की विविध आकांक्षाओं को पूरा करने की, संबोधित करने के लिए इसमें तैयार किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे संविधान का विकास, देखिए हमने कहा था ना कि हमारे संविधान का विकास, अभी तो देखे हैं कि हमारा संविधान का विकास की जो पृष्ठभूमि है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्पीड़न और उसके लिए हमारा चलाया गया संघर्ष, और हमारे संघर्षों के जवाब देने के लिए जो ब्रिटिश द्वारा कानून लाया गया था, कुछ हमें संतुष्ट करने के लिए और कुछ उसमें हमें शासन करने के लिए, तो उन सब का भी हमारे लिए योगदान है। जिसमें से 3 अधिनियम महत्वपूर्ण हैं। 1919 का परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये इस दौरान जो है संवैधानिक विकास में ये 3 मील का पत्थर है, क्योंकि इन अधिनियमों ने भारत में संसदीय स्वरूप जो है, हमें जो संसदीय स्वरूप को हम बात करते हैं, जो आज हमारे संविधान के आधारभूत संरचना का अंग है, वह इन्हीं तीनों अधिनियमों से धीरे धीरे विकसित हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे वर्तमान संविधान के अपनाने तक ब्रिटिश भारत का संविधान के रूप में कार्य करता था। हमारे संविधान के 65% हिस्से अकेले इस अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप इतिहास में पढ़ते ही होंगे। संघीय संविधान का संवैधानिक संशोधन, देखिए भारत कैसा है, भारत एक राज्यों का संघ है, एक फेडरल स्टेट है, हालांकि उसको यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, जो है राज्यों का संघ बोलते हैं। इसमें एक हमारा जो संघ है वो एक अलग तरह का संघ है, जिसमें राज्यों को उससे अलग होने की अधिकार नहीं है, यानी अब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। वो सब तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि ये जो एक जो संघीय संविधान होती है, उसकी खास बात ये होती है कि वो कठोर होता है, उसमें परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। लेकिन भारत का जो संविधान है उसमें संवैधानिक संशोधन एक तरह से कह सकते हो कि कठोरता और लोचशीलता दोनों को मिलाया गया। जैसे इसमें एक कठोर प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जाना होता है, अगर देखा जाए संघीय संविधानों में, जिसके लिए संघीय संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और कभी कभी राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन करने की जरूरत पड़ती है। संघीय संविधान में अमेरिका में देखा जाए तो वहाँ पे इसे संशोधित करने के लिए जो अमेरिकी कांग्रेस है, रिप्रेजेंटेटिव है, और जो हाउस ऑफ सीनेट है, उसमें 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। बाकी 3/4 राज्यों है ना, उसके लिए 3/4 राज्यों की जरूरत होती है। जबकि भारत के मामले में हमारा संविधान 3 तरह से संशोधित होता है। कुछ मामलों में ऐसे ही साधारण बहुमत द्वारा संसद के, जिसमें नागरिकता है, जिसमें राज्यों का आना जाना है, कुछ मामलों में जो है 2/3 बहुमत से होता है, और कुछ मामलों में 2/3 बहुमत और आधे राज्यों का जो है अनुसमर्थन। जबकि अमेरिका में 3/4 राज्यों का अनुसमर्थन है। 50 राज्य हैं, उसमें का 3/4 राज्य चाहिए उनको अनुसमर्थन करने के लिए। इसीलिए अमेरिका में 27 संशोधन हुए हैं, हमारे यहाँ पे 106 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन की आवश्यकता देखिए, हमारा संविधान एक बदलता जीवन दस्तावेज है। डाइसी कहते थे, अभी पिछले आर्टिकल में ही देखा है कि अगर संविधान परिवर्तनशील नहीं रहेगा, लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रहेगा, तो वह
समाप्त होने का उसका खतरा रहता है, क्योंकि कठोरता उस संविधान को समाप्त करने का सबसे बड़ा खतरा बनाती है। क्योंकि बदलते समय और परिस्थितियों के साथ लोगों की आकांक्षाएं भी बदलती रहती है और इन बदलावों को संविधान में संशोधन करके प्रतिबिंबित किया जाना भी चाहिए, अन्यथा एक प्रासंगिक दस्तावेज नहीं रह पाएगा और पुराना हो जाएगा। इसको एक थोड़ा सा अभी उदाहरण के रूप में हम समझा देते हैं। एक मामला अभी 9 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया। उसमें यह था कि आर्टिकल 39A जो जोड़ा गया था बाद में, और 39A और B, आर्टिकल 32A है या 31 है, बल्कि 39B और C की बात कर रहे थे, जो उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी होती है लोगों की, जो है उससे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 9 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जो जस्टिस अय्यर वाला मामला था, यानी 70-80 के दशक में, जबकि उन्होंने उसकी उस समय की व्याख्या समाजवादी दृष्टि से की थी। एक तरह से देखा जाए कि उस समय समाजवादी व्यवस्था की थी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय उस तरह की व्याख्या की गई थी। आज 90 के दशक के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन उठाया है, तो आज की न्यायपालिका की व्याख्या ने भी उसको आधुनिक संदर्भों में समाजवाद की व्याख्या की है और इसमें कहा है कि लोगों की प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन सारा कुछ नहीं हो सकती, जबकि उस समय मान लिया गया था कि सारा कुछ हो सकती है। तो समय के साथ न केवल संविधान में संशोधन की व्यवस्था की गई है, बल्कि जो हमारे संवैधानिक कोर्ट है ना, उनके मूल्यों में भी, उनके दृष्टिकोण में भी समय के साथ परिवर्तन होता रहा है और उसे एकमोडेट करने के लिए व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पे बनी हुई है। इसीलिए हमारा संविधान 75 वर्षों से आज भी उतना ही मजबूत है जितना वो पहले दिन था। ठीक है, तो देखिए हमारे संविधान में 106 संशोधन जो हो चुके हैं। ये प्रक्रिया जो होती है 368 के तहत की जाती है। इसमें 3 तरीके हैं, सबको पता है। एक साधारण बहुमत से, जैसे राज्यों का प्रवेश, नागरिकता के प्रावधान आदि आदि, ये साधारण बहुमत से हो सकता है, उसमें कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं, जैसे आम विधेयक पास किया जाता है। 368 में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके, जिसमें से विशेष बहुमत क्या है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 और वो 50% उस सदस्य संख्या से 50% से कम न हो, ये अलग अलग करना है। और तीसरा है कि यह विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो इस तरह से 3 तरीके से हमारे संशोधन में किया गया। जो तीसरा वाला प्रावधान है उसमें ज़्यादातर संघीय व्यवस्था वाले मामले देखे जाते हैं। क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की असीमित शक्तियां हैं? देखिए, हमारी संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी। संसदीय प्रणाली हमारी ब्रिटेन से ली गई थी। ब्रिटेन में संसद कुछ भी कर सकता है। कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री को छोड़ के वो सब कुछ कर सकता है। हालांकि समय के साथ वहाँ भी उनके संसद पे भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन हैं, लेकिन वो परंपराओं के हैं। सैद्धांतिक रूप से उनके संसद पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन भारत में संसद को काफ़ी पावर दिया गया है, कानून बनाने की शक्तियाँ दी है, संविधान में संशोधन करने की शक्तियाँ दी है। लेकिन प्रश्न है कि क्या हमारा संविधान संसद को, यानी संविधान के तहत ही स्थापित एक संस्था को इतनी शक्तियां दे सकता है कि वो उस संविधान को ही समाप्त कर दे? ये ऐसे प्रश्न है। यानी उसमें इतना कितना स्तर तक वो संशोधन कर सकती है? ये हमारे 75 सालों की विकास प्रक्रिया में कई सारी चीज़ों में हुआ है। देखिए, शुरू में सुप्रीम कोर्ट ने यही माना, जैसे शंकरी प्रसाद वाला मामला 1951 और सज्जन सिंह मामला 1964, कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है मौलिक अधिकारों सहित। यानी संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो संसद के संविधान संशोधन शक्ति से बाहर हो। लेकिन आता है गोलकनाथ मामला 1967। इसमें पुराने निर्णयों को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, संविधान में किसी भी मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। अब मौलिक अधिकार का जो है बाधा लोगों को ऐसे न, क्योंकि उनको लगता है कि मौलिक अधिकार तो फिर तो संसद संशोधन करके लोगों के सारे मौलिक अधिकार उससे छीन सकती थी। संसद ने इसके जवाब में, गोलकनाथ के जवाब में 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इसमें कहा, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में कई खंड जोड़े किए और यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों को भी संशोधित कर सकती है। अब यह फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, केशवानंद भारती 1973, प्रसिद्ध केशवानंद भारती, क्योंकि उसमें 13 जजों की संविधान पीठ बैठी थी। उससे बड़ी संविधान पीठ आज तक नहीं बैठी है। और उसने हमारे संविधान के जो मूल्यों की जो कठोरता वाला पहलू है ना, कहते हैं कि कुछ लोचशील है, कुछ कठोर है,
तो वो वाले पहलू को इसने बनाए रखा, केशवानंद भारती 1973। 51 साल हो गए हैं। इसमें कहा कि मूल संरचना, क्योंकि क्या संविधान में, संविधान की एक इकाई संसद थी बनी हुई है, वो क्या संविधान को ही समाप्त कर सकती है, ये वाला प्रश्न था। तो न्यायपालिका के 13 जजों की पीठ ने 7-6 से यह फैसला सुनाया कि संसद संशोधन कर सकती है, उसके संशोधन करने की शक्ति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह उसके मूल संरचना को, संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। अब मूल संरचना क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं बताई है और ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है, यानी जो यहाँ पे हैं ये तो ही हैं, इसके अतिरिक्त भी और उसमें आके व्याख्या हो सकती है। जैसे संविधान सर्वोच्च है, जैसे सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का, ये धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता है, बात गलत है, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजनीति का संघीय चरित्र आदि, ये कुछ ऐसे पहलू हैं जो ऐसे हैं जिनको आप अगर बदल दोगे तो एक तरह से देखा जाए कि जो हमारा संविधान बना था ना, वो संविधान नहीं रह जाएगा। संसदीय प्रणाली को हटा दो, अध्यक्ष ला दो, तो क्या वही संविधान रहेगा? वो संविधान निर्माताओं द्वारा वही व्यवस्था चाहिए गई थी। न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया, मूल अधिकारों का संरक्षक बताया गया है। अगर वहीं हटा दो तो फिर तो क्या रह जाएगा? फिर तो संसद सब कुछ कर डालेगी। तो ऐसे ये बहुत सारे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मूल्य हैं जो नहीं बदल सकते हैं, बाकी आप आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात इसमें कही गई है। इस बाधा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दूर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिनर्वा मिल्स 1980 के निर्णय में यह कह दिया गया कि यह जो परिवर्तन किया गया है, यह सर्वोच्च न्यायालय उसे निरस्त कर दिया, क्योंकि यह मूलभूत संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब ये सिद्धांत अगर उससे बड़ी कोई पीठ बैठे वही खत्म कर सकती है, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि हमारे संविधान में जो कुछ लिखा है और जो संवैधानिक कोर्टों द्वारा व्याख्या की गई है, वो हमारे संविधान को मजबूती देते हैं। 1950 के दशक के बाद ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन, तो कई सारे संवैधानिक संशोधन 106 हुए हैं, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें क्या किया गया था? 1951 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनुच्छेद 19 में दिए गए विभिन्न आधारों पर बनाए गए कानूनों पर उचित प्रतिबंध लगाना था। संविधान ने, चूंकि हम बहुत शोषित थे, हमने उत्पीड़न को झेला था, ब्रिटिश उत्पीड़न को, तो हमने मौलिक अधिकारों को दे दिया था, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी के अधिकार मतलब कुछ ही के भी अधिकार नहीं, तो उस पर कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन की जरूरत थी, और उसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 के विभिन्न खंडों के साथ 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके ऐसे जोड़ा गया। इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कि अगर जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार उस समय मूल अधिकार था, तो उसके उन्मूलन के लिए कोई विधि बनाई जाएगी और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दी जाएगी, तो न्यायपालिका उसमें व्यवस्था उसमें उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है। काफी समय तक व्यवस्था रहा, हालांकि आज न्यायपालिका कहती है कि वो इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। इसी के साथ साथ 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फजल अली समिति द्वारा जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात है, उसके बाद इसे जो है इसके जरिए ही पुनर्गठन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ये उस समय आज़ादी कह रहे हैं, ये संशोधन जो लाया गया था वो आपातकाल के दौरान लाया गया था, और इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया था। 39 से जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सहायता, 43 से जोड़ा गया था, 48 से पर्यावरण वन्यजीवों की सुरक्षा की बात की गई थी, प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया था, और एकता के साथ अखंडता भी जोड़ा गया था। संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसमें 74 में कहा गया था राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है काम करने के लिए, हालांकि बाद में इसमें करके बाध्य की जगह वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, कहा गया। आपातकाल के दौरान इस संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका के शक्तियों को कम कर दिया और मौलिक अधिकारों को कमजोर किया। इसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जनता पार्टी की सरकार आई थी। इसमें कई सारे जो 42 द्वारा जो कुछ डिस्ट्रैक्शन किया गया था उसमें सुधार करने की कोशिश की गई थी, और कुछ चीज़ों को और भी किया गया, जिसमें आपातकाल के लेकर कई सारी चीज़ें, आंतरिक अशांति पहले था, उसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। इसमें आपातकाल घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति की कैबिनेट से पहली बार इसमें इसी के जरिए जो है संविधान में कैबिनेट शब्द जोड़ा गया कि कैबिनेट की लिखित सहमति पर अनिवार्य कर दिया गया। संसद 1 महीने के भीतर दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित करेगा, फिर से 6 महीने पे ऐसा करना रहेगा, और लोकसभा जब चाहे उसके 10% सदस्य चाहें
तो उसको साधारण बहुमत से इसे हटा सकती है। तो इस तरह से एक तरह से आपातकाल को लागू करना काफ़ी मजबूत बना दिया, संपत्ति के मौलिक अधिकारों की समाप्ति कर दी। जो 19(1)(f) में संपत्ति का अधिकार था, जिसको लेकर बड़ा वो कह रहे थे ना विवाद हो रहा था, उसको हटाकर इसने साधारण संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 300A में बदल दिया और इसने मौलिक अधिकार का दर्जा छीन लिया। 52वां 52nd संशोधन अधिनियम, इसमें क्या हुआ कि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, दल बदल। लोकतंत्र के समक्ष जो दल बदल की चुनौती थी उसको दूर करने के लिए जोड़ा गया। 91वां संशोधन द्वारा इसे और मजबूत किया गया। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन, इसमें भारत के युवाओं के लिए निर्वाचन की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक की गई, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव रहा। 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसने क्रमशः जो है भाग 9 पंचायत और भाग 9A नगर पालिकाएं जोड़ी। 11A अनुसूची जो पंचायत के लिए, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिकाओं के लिए जोड़ी, यानी स्थानीय स्तर की जो शासन व्यवस्था है उन्हें संवैधानिक दर्जा देने की बात की। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें एक राष्ट्र एक कर के नारे के तहत GST को अपनाया गया और संघीय व्यवस्था में एक कर प्रणाली को इसमें अपनाया गया सहकारी संघवाद के रूप में। और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 जो कि पिछले साल पारित हुआ, जो नए संसद भवन में ऐतिहासिक निर्णय, इसमें महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% सीटें आरक्षित कर दी गई। हालांकि अभी अगले परिसीमन के बाद कौन सी सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन ये व्यवस्था कर दी गई है कि महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में उनके लिए 33% सीटें आरक्षित हैं। तो इस तरह से पूरा भारतीय संविधान में 106 संशोधन हुआ है। बाकी के 2 पार्ट हम आगे आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छे दिन 26 नवंबर को ये पढ़ रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। चलिए, बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।